और शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप में से कौन स्क्रीन आपने भी हैंड रेज किया होगा, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ प्रियांशी बताओ। सर जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट सर, कैमरे सेट करना है। हाँ जी, सो गाइस ओके गाइस, तो हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया था लास्ट क्लास में, और चैप्टर 1 में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी थ्योरी में कि कैसे है और किस तरीके से आपको उसको याद करना है। आई होप आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि मैंने एक एक लाइन तो वहाँ पढ़ के नहीं आपको बताई थी, मैंने कहा था एक बार आप पढ़ के रखना प्लस याद करने की कोशिश करना। तो लेट्स सी किस किस को याद है। तो बिना देखे, हाँ गाइस, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स ट्राई, जहाँ गलत होगा या जहाँ हेल्प होगी मैं हेल्प करूँगा, बट लेट्स ट्राई। देखते हैं कि कौन मुझे अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताएगा। रेज योर हैंड गाइस, कौन मुझे अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताएगा। सबसे पहले मुझे ईशा का हैंड रेज दिख रहा है, बाकी और लोग वही। हाँ जी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे? ईशा बेटा आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊँगा, तो आप एक बार प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करें। हाँ जी, ईशा कैन यू हेयर मी? ओके, हाँ ईशा Yes, sir. बताओ बेटा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, डिफाइन अकाउंटिंग। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing. गुड। Uh, इन देखो of अभी, a रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा in a significant रुक रुक manner रुक रुक and in रुक, terms. कोई बात नहीं, रुक रुक रुक। देखो गाइस, अब ईशा ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि हम लोग कहाँ अटके। एक लाइन तो याद आ गई, उसके बाद अगला सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है वो समझ नहीं आता। तो हमें वो की वर्ड्स जहाँ से अगला सेंटेंस शुरू होता है, या सेंटेंस तो एक ही, अगला पार्ट शुरू होता है जो हमने पार्ट में डिवाइड किया था, उसका की वर्ड क्या है, वो स्टार्टिंग वर्ड क्या है, वो याद रखें। ठीक है, सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आगे इन से आएगा, तो इन से बता बेटा क्या होगा? In a significant manner and in terms of money, transactions, and events. रुक जा धीरे धीरे चलते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अगला कीवर्ड क्या था? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद अगला कीवर्ड क्या है जो थर्ड पार्ट है? ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अगला कीवर्ड याद रखना है, इनके बाद क्या आएगा? ट्रांजैक्शन। तो इसी तरीके से आपको याद करना है बेटा। कभी भी कोई लंबी चीज याद करनी हो, एक कोई लंबा इस तरह का लाइन या डेफिनेशन हो, तो उसको याद करने का यही तरीका होता है, उसको टुकड़ों में बांट दो, और जो की वर्ड्स हैं जो उनको कनेक्ट करते हैं, इनको कनेक्टर्स कहते हैं, जो कनेक्ट करते हैं आपस में उनको, वो वर्ड याद रखो। ठीक है, अब एक बार ईशा शुरू से बता दो। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events. Next, आगे बढ़ो. हाँ बिल्कुल, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स Of a financial character and interpreting the results thereof. छोटा सा पार्ट रह गया, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट। तो ये छोटा सा पार्ट रह गया था उसका, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, कि जो कम से कम कुछ पार्ट इसमें बोलते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर। पर वेरी गुड ट्राई, वेरी गुड ईशा। सबसे बड़ी चीज़ तो बेटा ये है कि आपने ट्राई किया, बिकॉज यू कैन सी, देखो यहाँ मेरे पास कम से कम मोर देन 20-25 स्टूडेंट्स हैं, बट बहुत ही कम हैंड रेज हुए। क्यों हुए थे? ऐसा नहीं है कि उन्होंने याद करने की कोशिश नहीं करी है या थोड़ा बहुत याद नहीं है, वो क्या होता है अंदर डर, अटेम्प्ट करने का, ट्राई करने का डर। तो गाइस इस डर को बाहर निकालो। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि सब लोग मिल करके हम लोग ट्राई करें। जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करोगे बेटा, तब तक गलत और सही होगा ही, तब तक तो जीरो है। ठीक है, तब तक तो जीरो है। अगर आप ट्राई करोगे तब भी आप प्रोग्रेस करोगे, तब भी आप अपनी जहाँ पे अटक रहे हो, जैसे अभी अटकी थी ना इच्छा, मैंने हेल्प करी कि कैसे आपको करना है। कनेक्टर्स, जो आपके जो स्टार्टिंग वर्ड है उनको याद रखो। अब उसने जैसे थर्ड पार्ट में भूल गई थी, फिर याद आया ट्रांजेक्शन, है ना ईशा? तो याद आया, सर ने भी बताया था ट्रांजेक्शन। तो ये चीज़ याद रखो। जैसे आप जैसे से ट्राई करते रहोगे, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे, उतना चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो। ठीक है, चलो गुड ईशा।
प्रियांशी आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले बेटा? पहले मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ नो और फिर आगे सर। बढ़ते हैं। अच्छा, आपने पहले हैंड रेज किया था ना, जब उस समय कुछ मेरे को लगा कुछ कहना चाह रहे हो। चलिए कोई बात नहीं। तो प्रियांशी अब आप अभी साथ कनेक्टेड हो, तो आप ही बताओ, आपको एडवांटेजेस याद है? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सर नो, एक्चुअली सर मैं लास्ट क्लास पूरी अटेंड नहीं कर पाई थी ड्यू टू नेटवर्क इशू, एंड मैं अभी अपने घर पे भी नहीं थी तो लास्ट तुमने क्लास वीडियो में। नहीं देखा तो बेटा? मैंने, नो सर, एक्चुअली आई एम टेलिंग ना कि मैं बाहर थी, मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मुझको टाइम नहीं मिला सर। मैंने ऑब्जेक्टिव तक क्लास अटेंड की थी, तो वो मुझे अच्छा, मतलब उसके जो आपने क्लास में आपने एक्सप्लेन किया था उसके वो बेसिस पे मैं बताया, आपको ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स तक बता सकती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं इट इज फाइन, इट इज फेयर इनफ, बट कोशिश करा करो बेटा कि कभी भी क्लास मिस हो जाए ना किसी भी तरह। आई आई अंडरस्टैंड कि आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है, बट सब बाकी सबके लिए भी कह रहा हूँ कि कोशिश किया करो कि कभी भी क्लास मिस हो, नेक्स्ट क्लास से पहले आप पुरानी क्लास एक बार देख लो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिस दिन हमारी क्लास होती है ना, आपने नोटिस किया होगा रात को मैसेज आता होगा, रात को कभी 12 बजे कभी 1 बजे, हाँ, कि ये वाला वीडियो अपलोड हो गया। तो नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ बाय एंड ऑफ यस द डे, सर। जब मेरी सारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, ठीक है, जब सब क्लासेस खत्म हो जाती है तब मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो भी वीडियो है वो अपलोड करके फिर उसके बाद ही अपना डे ऑफ करूँ, ठीक है। तब तक मैं लगा रहता हूँ कि चलो इसको पहले अपलोड करो, फिर उसमें जो भी एडिटिंग करना है वो करो। तो कोशिश मेरा ये रहता है कि अगर बाई चांस आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो आप सेम डे रात को या फिर आप नेक्स्ट डे देख पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि बाई चांस कभी मिस हो तो अगले दिन वीडियो उसमें अपलोडेड होगा तो हम देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कौन बताएगा मुझे एडवांटेजेस? रेज योर हैंड गाइस। हाँ जी, अभी अभी बताया भाई, ट्राई तो करो। अब इतने सारे बच्चे हैं, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? फिर मुझे पिक करना पड़ेगा किसी को। परीक्षा, एक तो अपना कैमरा ऑन करो बेटा। देखो मैंने आपको बोला कैमरा ऑन रखा करो, कोशिश करा करो बेटा कैमरा ऑन रहे, अनलेस कोई इमरजेंसी हो, कोई जेन्युइन रीजन, तो प्लीज गाइस अपना कैमरा ऑन करो। परीक्षा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कैन यू हियर मी? यस। हाँ परीक्षा, हाँ बताओ भाई, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। Replaces memories, कितने हैं पहले तो ये shows बताओ? the financial सबसे पहले position ये of बताओ the कितने नंबर, business. टोटल कितनी एडवांटेजेस है? पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स बताओ, कितने 7 to पॉइंट्स? 8. 7 to 8 नहीं होते, एक नंबर बताओ कोई। हाँ परीक्षा, परीक्षा कैन यू हियर मी? परीक्षा हैंग हो गया है। हाँ जी, कौन बताएगा? Hello. Anybody? हाँ परीक्षा, नाउ आई कैन हियर यू। Okay, sir. Yes, sir. You हाँ, were कितनी asking something. कितनी होती है? सबसे पहले देखो, मैं ये चीजें पता है आपसे क्यों पूछ रहा हूँ और क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए कितने एडवांटेजेस हैं। अगर ये पता ही नहीं होगा तो आप जितने लिख दोगे उसके बाद आपको क्लियर ही नहीं है कि आपने सारे लिख दिए कि नहीं। मुझे बताओ, समझ आ रहा है परीक्षा? तो सबसे पहले Yes. दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, ये भी पूरा एक मैप होना चाहिए दिमाग में। आप जितना जैसे जैसे पढ़ते चले जाते हो ना तो आपको याद हो जाता है कौन सी चीज़ कौन से पेज पे थी, ठीक है। अभी तो आप मेरे साथ यहाँ पीडीएफ में देख रहे हो, अदरवाइज आपके साथ में बुक है तो ये भी याद हो जाता है कि ये वाली पॉइंट मेरे पेज के लेफ्ट हैंड साइड में था या राइट हैंड साइड में। एक माइंड में एक मैप सा बन जाता है। तो उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए तरीका क्या होता है, आप ये ध्यान रखा करो कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसमें कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने पूछा अकाउंटिंग प्रोसेस, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स थे, या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में कितने पॉइंट्स थे। फीचर्स करा था ना हमने, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहली चीज जो करी थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, तो कितने थे? याद है आपको परीक्षा? Hello. हाँ परीक्षा, याद है कितने थे फीचर्स में, कितने पॉइंट्स थे? Features उसके अच्छा 8 to 9. फिर देख, अभी याद नहीं है ना इसका मतलब। और तो सब में बड़ा बड़ा के बता रही है, 8 to 9 सर ज्यादा ही होंगे, कम क्यों बोलूँ मैं? 8 to 9 ही थे, 7 थे। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. देख भाई कितने पॉइंट थे, ये देख 7 पॉइंट्स थे, कम्युनिकेटिंग तक 7 पॉइंट्स थे, दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. ठीक है, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये ध्यान होना चाहिए। सब में बढ़ा रही है तुमने, 8 to 9 यहाँ बोल दिया, वहाँ पे एडवांटेजेस में 6 थे, तूने वहाँ 7 to 8 बोला था।
तो एक एक दो दो सब में बढ़ा दिए तूने यार। देखो एक अगली बार second। से हाँ कोई बात नहीं, अगली बार से इन चीजों को सबसे पहले इसको सर याद रखो। 10 ही तो है, एडवांटेजेस तो 10 है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं एडवांटेजेस पूछ रहा हूँ तेरे से, मेरे दिमाग वो में मैंने कुछ सही और था। निकला। हाँ मेरा गलत हो गया, सो सॉरी, मेरे दिमाग में कुछ और था, मैं ऑब्जेक्टिव पूछने, Objectives मेरे हैं। दिमाग में चल रहा था ऑब्जेक्टिव और मैं तेरे से पूछ रहा हूँ एडवांटेज। सो सॉरी, माय मिस्टेक, इस बार मेरी गलती। हाँ जी, पर पॉइंट समझ आया परीक्षा? कोई भी Yes, चीज sir। आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आप ये याद रखा करो कि इसके अंदर पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है? अच्छा इसको मैं एक छोटा सा तरीका और बता रहा हूँ समरी बनाने का, ठीक है? प्लीज ध्यान से देखेंगे। आप पूरे चैप्टर को एक पेज पे समराइज कर सकते हो, पूरे चैप्टर, ठीक है? पूरे चैप्टर को एक ही पेज पे समराइज कर सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपके मैं फीचर्स लिखा हूं, तो मैंने यहाँ लिखा फीचर्स, ठीक है? और फीचर्स कितने हैं टोटल? अभी अभी मैंने बताया कितने फीचर्स है बेटा? 7। तो मैंने इसके आगे यहाँ लिख दिया 7, ताकि मुझे जब भी मैं रिवाइज करूँ, ये रिवीजन के लिए आपके नोट्स बन जाएंगे। ये बात जो मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ अकाउंट्स तक लिमिटेड नहीं है, कोई भी थ्योरी आपको याद करनी हो तो उसको आप इस तरीके से समराइज कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला फीचर क्या है बेटा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। रिकॉर्डिंग तो प्रैक्टिकली हमारा वो बनता है पहला स्टेप, हाँ, लेकिन हाँ, अदरवाइज आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद मेजरमेंट, ठीक है? मैं पूरा मेजरमेंट फिर आते आगे देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है? पूरी पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ। इतना अगर आपको ये कीवर्ड याद रहेगा तो फिर पूरी लाइन बन जाएगी ना। तो आपको थ्योरी में इसी तरह याद करना होता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। देखो हो गया क्या? यस सर। तो इसी तरीके से अब कितना कितना जगह लगा, देखो इतना सा स्पेस यूज हुआ। आप अगर यही चीज एक पेज पे जितनी भी चीजें आप पढ़ते जा रहे हो, इसी तरह से मैं अगला फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव, कितने ऑब्जेक्टिव है बेटा? 6। 6 ऑब्जेक्टिव्स। पहला बताओ। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड, मेंटेनिंग रिकॉर्ड। अगला डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। डिटरमाइनिंग। अब प्रॉफिट लॉस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो मैं अपने लिए नोट्स बना रहा हूँ ना, ताकि याद कर सकूँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगला फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ये वैसे अगला नहीं था, इससे अगला था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फैसिलिटेटिंग अच्छा। मैनेजमेंट। प्रॉफिट लॉस के बाद और क्या होता था? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। ये दोनों साथ साथ चलते हैं ना। अगला उसके रिलेटेड काउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द रिस्पेक्टेड पार्टी। यूजर्स इसको बोलते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन, वेरी गुड, कम्युनिकेशन टू यूजर, वेरी गुड। हाँ जी, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, 2 और रह गए। एक और है। हाँ एक और रह गए, सॉरी एक और रह गए, मैंने भी बढ़ा दिया। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स एंड रिजर्व्स ऑफ द बिजनेस। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, तो प्रोटेक्टिंग एसेट्स, ठीक है? पॉइंट इज, देखो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि किस तरीके से थ्योरी को याद करना है। देखो अल्टीमेटली याद आपने करना है, मैं आपको कैसे कैसे आसान कर सकता हूँ, मैं उसका मतलब समझा रहा हूँ, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको कोई भी लाइन ऐसी ना लगे, कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे जो आपको पढ़ के ऐसा लगे यार ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, एक्सेप्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ती है, उसके अलावा आप बाकी सारी चीज़ें अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो वो लिखना आपको आना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेडिंग्स। अगर हेडिंग्स याद होगी ना तो अंदर का मैटर कुछ ना कुछ तो आप लिख ही लेते हैं, ठीक है? तो हेडिंग्स को अच्छे से याद करो, और मैंने तरीका सिखाया कैसे याद करना है। एक पेज पे समराइज कर लिया करो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से ये एक पेज पे, या मैक्सिमम फ्रंट एंड बैक अगर मैं काउंट करूँ तो फ्रंट एंड बैक पूरे एक पेज पे बड़े आराम से आ जाएगा। कोई भी चैप्टर हो आपका इस तरीके से समराइज हो जाएगा, ठीक है? चलो बस, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एनीबडी हु हैज एनी डाउट? जितना मैंने अभी तक कराया है आप लोगों ने पढ़ा होगा, रीड करा होगा, कोई अगर लाइन समझ नहीं आ रही है या किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, कोई पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज लेट मी नो गाइस। अगर क्लियर है तो थम्स अप करें, अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज करें। ईशा आपका हैंड रेज है, आई एम नॉट श्योर, जो पहले पूछा था उसके लिए था या अभी है? तो अगर डाउट है तो हैंड रेज रखें, और अगर क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, सब लोग प्लीज जल्दी से, ताकि फिर मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूंगा। ओके ईशा आपका हैंड रेज है तो आपके पास आ रहा हूँ, बताओ ईशा। सर एक टर्म आया था इनकम स्टेटमेंट।
अच्छा अच्छा, कहाँ पे आया था ये भी बता दो ताकि सारे बच्चे वहाँ देख सकें। Yes, sir. Let me check. ऑब्जेक्टिव में ही होना चाहिए फिर से। Sir, functions of accounting के Yes. second point पे preparation of financial statements of final accounts. फंक्शंस में आया था, चलो फंक्शन पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में आया था। ओके, कहाँ लिखा है? इट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है ना? Yes, sir. हाँ, Balance बोलो, sheets. मिल गया। हाँ जी, बताओ। तो इसमें डाउट क्या है बेटा? डाउट पूछो। Sir, income statement क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट क्या हुई? ऐसी स्टेटमेंट जो बताए कि आपने पूरे साल में क्या इनकम कमाई। ठीक है, तो हमने बताया था कि आप साल के एंड में जो एंड में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट्स बताई थी मैंने, मैं यहाँ दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। देखो गाइस, मैं Income statement, position statement. हाँ, एक सेकंड रुको जरा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया था ना, देखो अब ये 2 चीजें एंड में, इनको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो 2 मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, इन दोनों को कंबाइंड करके हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा एंड रिजल्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी आप जब पूरे अकाउंट सीख लोगे ना, जब 11th में पूरा सब कुछ सीख लोगे, तो एंड में, सबसे एंड में जाके आप क्या बना रहे होगे? यही दोनों चीजें, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो पहले वाली है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आप इससे प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो तो इसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम दे दिया। और जो बैलेंस शीट है, जिससे आप पोजीशन निकाल रहे हो कि भाई क्या पोजीशन है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? Position statement. समझ में आया? तो ये Yes, कुछ ही नहीं है, बस इसी का नाम है बेटा, इसी का दूसरा नाम। क्लियर? Yes, ठीक है ईशा? thank you. हाँ, तो आप अगर देखोगे ये बीच में एक जगह और भी आया था, मैं वहाँ भी दिखा देता हूँ। वहाँ शायद नोटिस नहीं किया आपने, फंक्शंस पे बताया। देखो ऊपर अगर यहाँ देखोगे ना, एडवांटेजेस, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स, बार-बार इसको एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स में देखो तो यहाँ भी लिखा हुआ है। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, Okay, sir. चलो और बताओ, और कोई डाउट बेटा? Thank you, sir. तो गाइस आगे बढ़ते हैं फिर, और किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। मैं चाहूंगा एक जना मेरे साथ आज पार्टिसिपेट करे। कौन करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड बेटा। एनीवन? ओके निशात, मैं आपको ले रहा हूँ बेटा, आपका हैंड रेज है। वेरी गुड, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। यस सर। तो आगे चलते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था? एडवांटेजेस तक कर लिया था। अब आज करते हैं Yes, sir. लिमिटेशंस। ओके, तो पहली चीज तो यहाँ वर्ड ध्यान से देखो, क्या लिखा है? लिमिटेशन। यहाँ वर्ड डिसएडवांटेज नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, हम पढ़ते हैं ना थ्योरी में, क्या क्या चीजें बोलते हैं? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये डिसएडवांटेज नहीं है, लिमिटेशन है। क्या फर्क होता है लिमिटेशन और डिसएडवांटेज में, पता है क्या? सर मतलब इतनी लिमिट है, मतलब इसमें हम इतना नहीं कर सकते, ये चीज नहीं कर पा रहे हैं। देखो एडवांटेज होता है कि भाई जो भी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके फायदे क्या है। डिसएडवांटेज होता है उसके नुकसान। ठीक है, ये नुकसान नहीं है, ये लिमिटेशन है। ये चीज हम इस अकाउंटिंग से अचीव नहीं कर पा रहे। समझ में आया? लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग से हम ये चीज अचीव नहीं कर पा रहे। डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं हो रहा है, हाँ हम बाकी बहुत सारे फायदे अचीव कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें अचीव कर पा रहे हैं, पर ये अचीव नहीं कर पा रहे, इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटेशन। ठीक है, अब लिमिटेशन पहली बात है कितनी? नंबर देखो 5। ठीक है, 5 लिमिटेशंस हैं। याद करने का तरीका भी बताऊंगा अभी कैसे करेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। क्या मतलब हुआ? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट मतलब आप अकाउंटिंग जब करते हो तो ये 100% एग्जैक्ट नहीं है, है? ऐसे कैसे? हम तो सोच रहे थे हम तो एक एक पाई का हिसाब रख रहे हैं, तो ये बोलते हैं ना भाई हम सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक पाई का हिसाब रख रहे हैं। नहीं, और 100% ये आपका एग्जैक्ट नहीं। ऐसा क्यों? आप कई जगहों पे, अभी आप देखोगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, कई जगहों पे हमें एस्टिमेट्स करने पड़ते, बनाने पड़ते। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन आपने सीखा था ना, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था क्या होता है। Yes, कि जो आपका एसेट आप यूज कर रहे हो उसका वियर एंड टीयर जो हो रहा है उसमें कितना आप मान के चल रहे हो कि आपके Yes. एसेट की वैल्यू कम हो रही है। मैंने आपको बताया था ये हम क्या करते हैं? एस्टिमेट। हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता ना बेटा। अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी आज, तो आज इस मतलब इस साल खरीदी, तो इस साल उस पर कितना डेप्रिसिएशन बना, इस साल एक्चुअली वो कितनी उसकी वैल्यू कम होगी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। तो हम किसी बेसिस पे एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि हम कई जगहों पे अकाउंट्स में आप देखोगे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया डेप्रिसिएशन, ऐसे और भी चीजें आएंगी। एक बनता है प्रोविजन। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कौन कौन से हैं। एग्जांपल में पहला है एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ये डेप्रिसिएशन निकालने के कंटेक्स्ट में ही है कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम एसेट की लाइफ को, कि कितने साल तक एसेट चलेगा, ये एस्टिमेट करते हैं। हमें क्या पता है एग्जैक्टली, हमें क्या पता है कि एसेट कितने साल चलने वाला है, एग्जैक्टली तो पता नहीं, हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक हम प्रोविजंस बनाते हैं। ठीक है। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है कि भाई हमने जो भी माल बेचा है उधार पे, यानी जो हमारे डेटर्स है, क्या उन सबसे डेटर से पैसे आ जाएंगे? आंसर इज सबसे तो नहीं आते। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि आम तौर पे निशा बेटा आपकी ना काफी आवाज आ रही है, आई थिंक माइक हिल रहा है तो काफी ज्यादा आवाज आ रही है। तो मैं आपको म्यूट पे रखता हूँ, जब मैं पूछूंगा तो अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। ओके सॉरी, हाँ, जस्ट अ सेकंड। ओके। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या होगा कि देखो, जो आपके डेटर्स हैं, हमने जिनको उधार पे माल बेचा, क्या हमें सबसे पैसे मिल जाएंगे? अगर मैं आपके घर में कोई भी, अगर आपके फादर मदर बिजनेस करते हैं तो आप पूछ के देखना, नॉर्मली आम तौर पे कुछ ना कुछ डेटर से तो पैसे हमेशा मारे जाए, कोई ना कोई धोखा जरूर देता है। ठीक है। अगर आमतौर पे अगर आप देखोगे, पता करोगे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आपके लोग पैसे लेके लोग भाग जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। सर फिर ऐसे हम उधार पे देते क्यों नहीं? इट बिकम्स अ ट्रेड बेटा। ये इक्का दुक्का कोई अगर उधार पे अगर आपका पैसा मार के चला गया तो इसलिए ना मैं उधार पे देना बंद कर दूंगा, मेरे तो बहुत से लोग ही उधार पे। हाँ, ध्यान रखूंगा अगली बार और कॉशियस होऊंगा कि हाँ कौन क्या गलती हुई मेरे से इस बार के लोगों को पहचानने में जिन्होंने मेरे पैसे मार लिए। ठीक है। अगली बार और कोशिश करूंगा कि ऐसा सिचुएशन ना हो, बट नॉर्मली ऐसा होता है। कुछ मान के चलते 2%, 5%, कुछ ना कुछ ऐसा परसेंट आपका हर साल मारा जाता है। तो ऑन एन एवरेज मैं हिसाब लगा सकता हूँ कि मेरे हर साल कितने डेटर्स से मेरे पैसे मारे जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसको मेरे को प्रोविजन बनाना होगा। तो अगेन वो एक एस्टिमेट है। ठीक है। वो क्या है? एक एस्टिमेट कि भाई हर साल मेरे कितने डेटर्स एक्चुअली का मेरा नुकसान होगा। मुझे एक्चुअल तो नहीं पता अभी, एक्चुअल तो जब होगा तभी पता चलेगा कि कितना नुकसान होगा। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है। तो हम कई चीजों में प्रोविजन भी बनाते हैं, आगे जाके सिखाऊंगा। प्रोविजन का मतलब ये है कि एस्टिमेट बेसिस पे आप खर्चे को रिकॉर्ड करें या नुकसान को रिकॉर्ड करें। ठीक है। तो यहाँ भी एस्टिमेट आ गया। इसी तरह से आगे जाके आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक, जो साल के एंड में स्टॉक बचता है, उसे भी हम वैल्यू करते हैं। तो उसके लिए भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें निकालनी होती है कि हम एस्टिमेट करते हैं कि हम अगर स्टॉक को बेचें अगर मार्केट में तो हमें कितने पैसे मिल जाएंगे। अगेन ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितने पैसे मिल जाएंगे। हो सकता है उससे थोड़े कम मिले, हो सकता है ज्यादा मिले। ये चीजें सारी आज जो एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, ये आगे जाकर के आपके जो आगे के चैप्टर्स हैं मैं कराऊंगा, वहाँ सारी चीजें कवर होंगी। तो अगर किसी को प्रोविजन वर्ड समझ नहीं आया जो मैंने एग्जांपल दिया, या एक क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो घबराने की जरूरत नहीं, सब चीजें आगे कवर होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आइडिया देने। ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि अकाउंटिंग 100% 100% एग्जैक्ट नहीं है। वहाँ कई जगहों पे हमें कुछ ना कुछ एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। समझ आया? सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब अगर इसको मैं पढ़ूं तो बड़ा अजीब सा लगता है अनरियलिस्टिक। पहले तो इसको सेंटेंस को पूरा करते हैं। मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन। ठीक है। पूरा इसको ऐसे अगर इतना सा पढ़ता तो समझ में नहीं आता अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। पूरा अगर पढ़ते हैं तो क्या बनता है लाइन, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। यानी अकाउंटिंग क्या झूठी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है? ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। नहीं, झूठी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं, एक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। सारी सच इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन कुछ जैसे हमने ऊपर एस्टिमेट किए थे, कुछ जगह पे हम एस्टिमेट करते हैं, इसी तरह से हम आगे जाके सीखेंगे एक प्रिंसिपल होता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है कि हमारा, हम ये मान के चलते हैं जब अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कहाँ तक? जहाँ तक हमारी सोच जाती है, यानी जहाँ तक हम सोचते हैं। यानी अगर आसान भाषा में बोलूँ तो मतलब क्या हुआ कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा टिल इन्फिनिटी। समझ आ रही है बात? क्लियर? क्या एक्चुअली में ऐसा होगा? क्या एक्चुअली में ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा टिल इन्फिनिटी, बंद ही नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली तो नहीं होता ना। तो कई जगहों पे हम ऐसे कुछ ऐसे अजम्पशंस लेते हैं, इनको बोलते हैं अजम्पशन, कि कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है हमें जो कि मे बी पूरी तरह से रियल ना हो। ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं वो भी आपको समझाऊंगा, आगे जाकर ये आएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फिलहाल इतना आप समझ सकते हो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा
कहाँ तक, जहाँ तक हमारी सोच जाती है। इसको बोलते हैं टिल दी फोरसीएबल फ्यूचर, यानी जहाँ तक हम फोरसी कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं उस पॉइंट। क्लियर हुआ? अगेन दिस इज नॉट करेक्ट, 100% रियल तो नहीं है ये, बट हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं, क्योंकि अजम्पशन नहीं लेंगे तो हम अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे। ऐसा क्यों है? अभी डाउट आएगा माइंड में, वो मैं आगे जा करके जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट में पहुंचेंगे वहां बताऊंगा तो क्लियर हो जाए। क्लियर? इन चीजों को जो भी डाउट्स आ रहे हैं नोट करके रखना बेटा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब मैं वो आगे के टॉपिक कराऊंगा तो वापस आके पूछूंगा कि यहाँ पे और कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? सो अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ अजम्पशंस हम ऐसी लेते हैं जो कि पूरी तरह से रियल या सही नहीं है। आगे थर्ड, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। जैसे हमने बात करी थी क्या कि वर्कर ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, क्या हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंटिंग में? आंसर इज नो, हम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमने वर्कर को कितनी सैलरी दी वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वर्कर ने काम कैसा किया, अच्छा किया, खराब किया, ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह की क्वालिटेटिव चीजें, क्वालिटी कैसी रही वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आगे फोर्थ, अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज आपने खरीद ली आज, ठीक है, जैसे मैंने गाड़ी खरीदी थी, ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदी लेट से 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब हालांकि मैं डेप्रिसिएशन जरूर लगा रहा हूँ ये मानते हुए कि मैंने अगर गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी की कीमत धीरे धीरे करके कम हो रही है, एक एस्टिमेट बेसिस पे जरूर मैं वो लगा रहा हूँ। पर क्या मैं अपनी मार्केट वैल्यू चेक कर रहा हूँ? क्या मैं चीजों को मार्केट में चेक कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरी उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? तो ये तो मैं एक एस्टिमेट बेसिस पे तो कर रहा हूँ, पर क्या मैं उसकी मार्केट वैल्यू चेक कर रहा हूँ हर एसेट की इस तरीके से? आंसर इज मैं कोई भी एसेट होता है उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ और सिर्फ एक ही चीज का अलाउंस देता हूँ, वो होता है डेप्रिसिएशन। वो भी एक एस्टिमेट बेसिस पे होता है, एग्जैक्ट तो मुझे पता ही नहीं। तो मैं कोई भी चीज होती है उसकी मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं करता। अब मार्केट, भाई आपने अगर कोई चीज आज 10 लाख की खरीदी है, वो अगले आगे आने वाले सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में 10 लाख की थोड़ी ना रहने वाली है, और मार्केट में उसकी वैल्यू कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है, पर मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि हम जो बुक्स बनाते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं, वो किस पे बनाते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बनाते हैं, यानी हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं और मार्केट में क्या चल रहा है हम उसको दोबारा से कंसीडर नहीं करते। तो ये अकाउंटिंग का एक और लिमिटेशन हो गया कि हमने मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उसको कंसीडर नहीं किया। आप अगर ध्यान से समझोगे तो इन्फ्लेशन भी होता है। कोई चीज अगर आपने आज खरीद ली 10 लाख की, तो क्या आप 1 साल बाद उसको फिर 10 लाख में खरीद सकते हो? आंसर इज नो। चीजें महंगी होती हैं, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करना चाहिए। अकाउंट्स में हम वो भी कंसीडर नहीं करते। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, इन्फ्लेशन होता है तो हर साल चीजें में जो प्राइस होता है वो चीजों का बढ़ता है। तो ये चीजें अकाउंट्स में इग्नोर कर रखी होती है। अकाउंट्स में हम इन चीजों को कंसीडर नहीं करते। हम सिर्फ जिस प्राइस पे खरीदा है यानी कॉस्ट, सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं और मैक्सिमम एक ही चीज का अलाउंस देते हैं, वो है डेप्रिसिएशन। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? उससे पहले मैं वापस निशात बेटा आपके पास आ रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। आपने विंडो शॉपिंग सुना है? विंडो शॉपिंग सर ऑनलाइन शॉपिंग? नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग पता है किसी नो किसी सर, ने सुना है? नो सर। ईशा आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ ईशा, विंडो शॉपिंग Sir, क्या होता है? जो सामान, when we go to the shop and we just look at the items and come back to home, we don't buy That is anything. called, right, that is called window shopping। बहुत ही सारे यार बहुत करते हैं यार, कोई Yes, बुरा नहीं sir. मानना, पर खास करके गर्ल्स बहुत करती हैं, बॉयज तो कम करते हैं। बॉयज तो ऐसे ही बस अपने फोन में भी, अच्छा फोन में भी करते हैं आजकल तो वो भी तो विंडो शॉपिंग है। विंडो शॉपिंग होता क्या है? ध्यान से सुनना। विंडो शॉपिंग होता है आपने बस सामान को देखा और अपने दिल को तसल्ली दे दी, हाँ ये अच्छा सा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा कभी लेंगे हम इसको, हाँ देख दाख के उसके बाद बंद कर दिया, कुछ खरीदा नहीं। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। तो आजकल तो मोबाइल में भी आप ये चीजें करते हो, मोबाइल में देखते हो, अदरवाइज नहीं तो पहले क्या होता था? पहले हम मार्केट में जाते थे, हम दुकानों पे देखते थे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लगी हुई है बाहर, हाँ विंडो पे, क्या बोलते हैं उसको? मैनिक्यूर, जो पुतले लगे होते हैं जिन पे अच्छी अच्छी ड्रेस आपने पहना रखी होती है, ठीक है, तो आप बाहर से देखते थे यार बड़ी अच्छी ड्रेस लगी, हाँ है कि नहीं है? और उसके बाद वापस आ जाते थे, बस यार हो गया खरीदना वरीदना भूल के, बस मैं तो देख के आ गया और खुश हो गया। हाँ, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आपने कोई ड्रेस देखी हो बाहर,
बहुत अच्छी ड्रेस लग रही है। उसके बाद आपने सोचा चल यार देखते हैं यार ये अच्छी लग रही है, इससे मिलती जुलती और ड्रेसेस देखते हैं कि क्या 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 वैरायटी है शॉपकीपर के पास, और पार्टी में जाना है ले लेंगे ये ड्रेस। अंदर गए शॉप में, हाँ शॉपकीपर से कहा भैया ये जो ड्रेस लग रही है ना ऐसी और ड्रेसेस दिखा दो। कभी नोटिस करना मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि उसके पास उससे अच्छी ड्रेस नहीं मिलेगी, जो सबसे बेस्ट ड्रेस होती है ना वो उसने बाहर लगाई। कभी नोटिस किया, कभी ऐसा हुआ है ईशा? ये सर बहुत बार। जो सबसे बेस्ट ड्रेस होती है ना वो उसने बाहर मैनिक्विन को पहना रखी होती है, यानी पुतलों को पहना रखी होती है। क्यों? टू अट्रैक्ट इट्स कस्टमर्स, ताकि लोग आए और आकर के दुकान के अंदर और चीजें देखें। सबसे बेस्ट चीज बाहर से लगेगी। तो होता क्या है, विंडो ड्रेसिंग किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। यानी बाहर से देखने में तो सब बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है, सब चमक रहा है यार, और जब अंदर गए तो अंदर तो कुछ मिला ही नहीं यार, घपला हो गया। तो विंडो ड्रेसिंग यही होता है। अब अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है वो समझा। मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ बेटा आप लोगों को। हाँ जी, अब अकाउंटिंग में क्या लिखा है? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। कैसे? देखो अकाउंटिंग में आप आगे जाकर के देखोगे कई जगहों पे, जैसे हमने कहा एस्टिमेट्स भी होते हैं, तो हमें अपने हिसाब से, यानी जो अकाउंट्स बना रहा है उसको अपने हिसाब से वो चीज़ों को एस्टिमेट करना है, ठीक है। अब अगर मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है तो मैं वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ एस्टिमेशन। प्लस जब आप फाइनल प्रोडक्ट की बात करते हो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? मैंने क्या बोला? सब कुछ हो जाने के बाद एंड में क्या बनेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, लॉस दिख रहा होगा, और ये दिख रहा होगा कि पोजीशन क्या है आपकी, किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऊपर ऊपर से उसको देखूं तो हो सकता है मेरे को सच बात पता भी ना चले। जैसे मैं अगर देख रहा हूँ प्रॉफिट हो रहा है, मैं वाचर मैंने देखा प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें चेक किया कितना प्रॉफिट है, तो देखा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। मैं खुश हो गया, चलो भाई 2 लाख का प्रॉफिट। पर अंदर देखा भी नहीं कि उसमें नोट दे रखा था कि हमने इस साल कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, यानी जो डेप्रिसिएशन का खर्चा हमें बुक करना चाहिए था वो तो किया ही नहीं। तो ये तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 लाख का प्रॉफिट एक्चुअली 2 लाख का तो होना ही नहीं चाहिए, डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो रियल होगा। तो इसका मतलब है अगर हम ढंग से अकाउंट्स को नहीं पढ़ेंगे या हमने कुछ छुपा लिया तो हो सकता है ऊपर ऊपर से देखने में चीजें अच्छी लग रही है लेकिन अंदर से चीजें खराब हो या कुछ घपले हो। क्लियर? तो अकाउंटिंग में कई जगहों पे ऐसा स्कोप होता है कि जहाँ पे जो अकाउंट्स बना रहा है अगर वो थोड़ा बहुत कुछ मिस रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो कर सकता है, हाँ बशर्ते कि उसने ढंग से कोई भी चीजों का नोट नहीं दिया। अगर दिया है नोट फिर तो ठीक है, फिर तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये बात नहीं बताई होती डेप्रिसिएशन वाली बात, तो आपको कहाँ से पता चलेगी, है ना? क्लियर? सो इसीलिए अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। अगर आप ऊपर ऊपर से चीजों को देखोगे तो हो सकता है आपको कई चीजें पता नहीं चलेगी। तो विंडो ड्रेसिंग यहाँ पे होने के चांसेस हैं, यानी ऊपर ऊपर से देख के अच्छा लगेगा लेकिन जब उसके डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा अरे ये तो नोट दे रखा है कि यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं। क्लियर हुआ? वापस से बात करते हैं, टोटल कितनी लिमिटेशन है? 5। अच्छा, 2 इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो 2 लिमिटेशन में 3 नंबर और 4 नंबर में क्या लिखा है? अकाउंटिंग इग्नोर्स। तो आपको याद रखना है 5 लिमिटेशंस है जिसमें से 2 में आता है अकाउंटिंग इग्नोर्स, ठीक है, और 2 में क्या आता है? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, और अगला क्या आ गया? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। क्लियर है? इस तरीके से याद रखोगे तो इजी हो जाएगा बेटा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 5 पॉइंट हो गए। 2 में आता है अकाउंटिंग इग्नोर्स। क्लियर? वहां से शुरू होगा, सब में इसी तरह से शुरू करो। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। सिर्फ अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन याद करोगे तो उसको याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा। क्लियर है गाइस? चलें आगे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो आगे चलते हैं बेटा। लिमिटेशन के बाद क्या है? रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अगर हम बिजनेस की बात करें तो उसमें अकाउंटिंग का क्या रोल है? जो हमने ऊपर पढ़े थे फंक्शंस, एडवांटेजेस, देखोगे वही सिमिलर पॉइंट्स है बेटा यहाँ भी। देखो पहला क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के बिजनेस में क्या फायदा होता है भाई? हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख पाते हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट वाला पॉइंट हो गया। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, पिछले सालों से कंपेयर कर सकते हैं, किसी और कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं, वही सारे पॉइंट्स हैं। एविडेंस इन कोर्ट, ये भी था वहाँ पे। और अगर आप ध्यान से देखोगे अदर में भी वही पॉइंट्स है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। क्या लिखा है? प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्लिविएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर, यानी ये वाला क्या पॉइंट है? ये वाला जो अदर में ये वाला पहला पॉइंट है, रिप्लेस मेमोरी, कि हमें दिमाग में सब कुछ रखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर ध्यान से देखो वही सारे पॉइंट्स हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, कुछ नया नहीं है। फैसिलिटेट रेजिंग लोन, ये भी था वहाँ पे।
कि आप लोन लेने जाते हो तो आपको अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, एडवांटेजेस में बताया था कि नहीं बताया था? तो ये सारे वही पॉइंट्स है। फैसिलिटेटेड सेल ऑफ बिजनेस, ये भी करा था हमने। अगला क्या है? फैसिलिटेटेड सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सारे वही पॉइंट है, बस घुमा फिरा करके उसको अलग तरीके से लिखो। ठीक है, तो आपके पास कुछ भी आ जाए, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, रोल, सब सिमिलर है, सब सेम चीजें हैं। अगर आपने इधर का पॉइंट उधर भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए घबराना नहीं। ठीक है, बस लिखने के तरीके में आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे लिखना है और एडवांटेज को कैसे। चलो, अकाउंटिंग प्रोसेस ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अकाउंटिंग प्रोसेस कराया था ना ऊपर सबसे शुरू में, जहाँ फीचर्स कराए थे, जब फीचर्स के जो 7 पॉइंट थे वही अकाउंटिंग प्रोसेस है। दिखाता हूँ जरा वापस ऊपर, ये देखो, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है आपका। मैं जरा एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा सकूं। और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं जरा दोबारा से। देखो जरा ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन पे मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। ये जो 7 हमने पॉइंट्स देखे थे, ये 7 स्टेप्स हैं कि अकाउंटिंग जब आप करते हो तो 7 स्टेप्स में करते हो। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, फिर कम्युनिकेशन। ये 7 स्टेप्स हैं, यही 7 स्टेप्स आपके फीचर्स भी होते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, यही 7 स्टेप हैं पर बड़ी गंदी तरीके से लिखे। अगर ये डायग्राम में देखने लग जाओ, पता क्या करते हैं बच्चे? एज इट इज डायग्राम को रट लेते हैं और फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाते हैं, ऐसी जैसे बनी हुई है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी सी लाइनें। देख रहे हो कहाँ से कहाँ जा रही है लाइन? ये देखना कहाँ से कहाँ जा रही है, ये पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ है, टेढ़ी मेढ़ी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो पता है क्या हुआ है, ऑथर ने जगह बचाने के लिए, ऑथर को भी नहीं ब्लेम करना चाहिए, पब्लिशर जिसने बुक पब्लिश करी है उसने जगह बचाने के लिए इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना के कम जगह में दिखा। अदरवाइज अकाउंटिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक दिस। तो कल को अगर अकाउंटिंग प्रोसेस आपके पास आता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, उसको आपको एक डायग्राम फॉर्म में दिखाना है, तो ऐसे दिखाओ कि आइडेंटिफिकेशन पे, मेजरमेंट पे, रिकॉर्डिंग पे, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ऐसे समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है सबको बेटा? क्लियर? तो दिस इज वेरी सिंपल वे ऑफ शोइंग द अकाउंटिंग प्रोसेस। जरा देखें क्या यही चीजें लिखी हैं? जरा देखते हैं, मैं जरा एक बार इसको वापस से हाईलाइट कर रहा हूँ, आपके साथ में हाईलाइट करूंगा। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने बताया आइडेंटिफिकेशन।